हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, सुपर फास्ट रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, इंटीग्रल्स। और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड 7 एक्सरसाइजेज प्लस उनके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करा दिया था। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल और कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल को भी इसमें कवर कर लें। डेफिनेट और इनडेफिनेट में मैंने क्या फ़र्क बताया था कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कोई भी फंक्शन हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर ही ले रहे हैं जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये हमने ली थी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये कांस्टेंट इंडेफिनेट है, श्योर नहीं है, तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक सर्टेन लिमिट, मान लीजिए 2 to 5 के बीच में इंटीग्रेट करती हूँ, तो उसका एक तो तरीका क्या होगा उसको समझो पहले तो, कि हम इस फंक्शन को एज यूजुअल इंटीग्रेट करेंगे और 2 to 5 लिमिट पुट कर देंगे, सी नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या तरीका है कि 5 को यहाँ पुट करेंगे, 5 क्यूब बाय 3 यानी अपर लिमिट, -2 को पुट करेंगे लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 3, और ये हो जाएगा 125/3 -8/3 117/3, और ये शायद कैंसिल हो जाएगा, 39 आ जाएगा। तो इस इंटीग्रल की हमें एक डेफिनिट वैल्यू मिल गई, इसकी एक सर्टेन वैल्यू हमें मिल गई। तो इस तरह का जो इंटीग्रल है वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा। इसमें हमें कोई भी इनडेफिनेट कांस्टेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी हमारी 3-4 एक्सरसाइज हैं, जिनमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज है 7.8 की अगर मैं बात करूं, तो वो CBSE में तो इंक्लूडेड है ही नहीं। और अगर मैं HBSE की बात करूं तो पिछले कई सालों में उस एक्सरसाइज में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। वो हम कह सकते हैं कि वो डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट प्रिंसिपल है, जिसे हम कहेंगे इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। हम उसमें एक सर्टेन सम करते हैं और उसकी लिमिट लेते हैं, उस फॉर्मूले से हम डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो मैं इसको नहीं लूँगी, क्योंकि ना तो सैम्पल पेपर में, ना प्रैक्टिस पेपर में, और ना ही पिछले 5 सालों के पेपर में डेफिनेट इंटीग्रल का इस मेथड से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। जिन स्टूडेंट्स को ये करना हो, तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इंटीग्रल का कंप्लीट चैप्टर मैंने 2 times अपने चैनल पर बहुत अच्छे से अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से, एक ही लेक्चर है या एक ही है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है बिल्कुल एक ही लेक्चर है, तो उसको सुपर फास्ट फटाफट अपना स्पीड को हाई करके, ठीक है, 1.25 कर लें, 1.5 स्पीड करके उसको जल्दी से देखकर अपना रिवीजन कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसको 0.001% वेटेज दे रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं 7.9 ऑनवर्ड स्टार्ट करूँगी। 9, 10 और 11 तीनों एक्सरसाइज में जो जो रिजल्ट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी और फिर उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर ये सीरीज पूरी आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लग रही है, तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखी हैं, लेकिन मैं आपको एक बार एक्सरसाइज वाइज बता देती हूँ। 7.8 मैंने बता दी। 7.9 में डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके इंटीग्रेशन के, जिसका एक एग्जांपल अभी अभी मैंने करवा दिया है। 7.9 में आपका आ जा नहीं 9 नहीं 10 में, 8 तो मैंने बोल ही दिया था कि इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम है, और 7.9 के अंदर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। 7.10 में जो आपका मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन का आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि मैं एक सिर्फ डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही करा देती हूँ NCERT का, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर, ये रही बुक, अगर हमने भाई सब्स्टिट्यूट करना है तो उसका लिमिट पर क्या असर पड़ेगा। तो सिर्फ एक क्वेश्चन मैं यहाँ करा रही हूँ, 0 to 1 x/x² + 1 dx। तो सब्स्टिट्यूट तो हमने करके भी देखा है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड,
ध्यान से देखो तो ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो आप इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के भी log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हो, अगर आपने मेरा लास्ट वाला यानी कल वाला लेक्चर देखा है तो। लेकिन फिर भी मैं आपको पुट करके बता रही हूँ कि हम डिनोमिनेटर को z पुट कर लेते हैं, तो 2x dx इसकी डिफ्रेंशिएशन dz के बराबर आ जाएगी। तो ये पूरी इंटीग्रेशन ध्यान देना 1/2 2x dx हो गया dz, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हो जाता है भैया z। व्हाट अबाउट द लिमिट्स, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन तो हम इंडेफिनिट में भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ लिमिट भाई x की थी कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, लेकिन x को तो अब मैंने z में बदल दिया, तो लिमिट भी तो z में बदलनी है, ये पॉइंट याद रखना है। तो अब लिमिट को और चेंज कर दो कि जब x 0 है तो z कितना हो जाएगा 0 स्क्वेयर प्लस 1, z ने 1 हो जाना है। अपर लिमिट 1 है, यानी जब x की वैल्यू 1 है तो z ने 1 स्क्वेयर प्लस 1 कितना हो जाना है 2, तो जो लोअर लिमिट 0 थी वो 1 बन गई, अपर लिमिट 2 बन गई। क्वेश्चन समझ आ रहा है? इससे आगे 1/2 इंटीग्रेट कर दो log ऑफ मॉड z, और इसकी वैल्यू हमने 1 से 2 के बीच निकालें, जिसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर देना है। तो 1/2 ये हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 1, log 1 0 होता है तो वो वहीं रह जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 log 2, 1/2 को ऊपर पावर में भी आप ले जा सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बिल्कुल इनडेफिनिट की तरह है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो साइमल्टेनियसली आपकी लिमिट्स भी उसी वेरिएबल में आएंगी जिसमें आपने दिए गए वेरिएबल को कन्वर्ट किया है। और अब आ जाओ हमारी लास्ट एक्सरसाइज 7.11 पर, जिसमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी यूज होंगी। फिर तीनों एक्सरसाइज के मैं कंबाइंड क्वेश्चन बता दूंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a to b fx dx इज इक्वल टू a to b ft dt। क्या है इसका कहने का मतलब? अभी मैंने आपको एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन 2 से 4 के बीच करके दिखाई, जो कि 39 आ रही थी। अब मैं क्या करती हूँ कि एक्स स्क्वेयर की जगह टी स्क्वेयर लगा देती हूँ और 2 से 4 के बीच करूँगी तो भी मेरा आंसर 39 ही आएगा। कहने का मतलब है कि सेम लिमिट और सेम फंक्शन अगर है तो वेरिएबल चेंज करने से आंसर पर, इंटीग्रल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी पे आ जाओ, a to b fx dx है। अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हो, उल्टा कर दो लिमिट को, a नीचे था b ऊपर था, मैंने b नीचे a ऊपर कर दिया, तो जो नया आंसर है वो पुराने वाले का नेगेटिव आएगा। ये तो मैं करवा चुकी हूँ। अब आप इसी क्वेश्चन को करना, एक्स स्क्वेयर डी एक्स को उल्टा कर दो, 4 से 2 के बीच में सॉल्व खुद कर लेना और आप चेक करना आपका आंसर -39 आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी फंक्शन एफ एक्स को a to b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो और c कोई नंबर है जो a और b के बीच में लाई करता है, तो हम इस इंटीग्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा इंटीग्रल्स में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे मान लो यही है, अब आपका इसको मैं चाहूँ तो 2 से 3 तक इंटीग्रेट करूँ और प्लस फिर मैं इसको 3 से 4 तक इंटीग्रेट करके जोड़ूँ तो भी मेरा आंसर 39 ही आएगा। यानी कि हम लिमिट्स को स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, बीच में ब्रेक दे सकते हैं और ये 1 से ज़्यादा भी ब्रेक हो सकता है। मान लो 2 से 2.5 ले लूँ यानी 5/2, 2.5 से 3 ले लूँ यानी कि 5/2 to 3, 3 से 3.5 ले लूँ और 3.5 से 4 ले लूँ। मैं 4 इससे भी कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, मीन्स वी कैन ब्रेक द लिमिट। और आगे चलो, हो गई ये 3 तो बहुत आसान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज हो जाती है न्यूमेरिकल्स में। लोअर लिमिट 0 to 0 है, अपर लिमिट a है, 0 to a हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो उसी को अगर हम 0 to a में x की जगह a माइनस एक्स रख दें, जब इसका यूज होगा मैं बताऊंगी। सैम्पल पेपर या प्री बोर्ड में से क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर आया भी है और मैंने करवाया भी है। तो 0 होनी चाहिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर a है तो हम उसे 0 to a f of a माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर नीचे ऊपर दोनों नॉन जीरो यानी a to b fx dx है तो वो f of a प्लस b माइनस एक्स भी कर सकते हो कि x की जगह
a प्लस बी माइनस एक्स कर दो तो भी मेरा आंसर वही आएगा। इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। आगे चलो, एक ये देखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे तो। 0 to 2a, 2a का मतलब इवन लिमिट है, 2 का मल्टीपल है लिमिट में ऊपर, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, 0 to a, a to 2a, लेकिन यहाँ हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ये ब्रेक होकर क्या बन रही है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, फिर से 0 to a, लेकिन एफ एक्स की जगह आ जाएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब क्या कहता है कि अगर ये वाली वैल्यू, अगले पे आ जाओ, अगर ये वाली वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है, ध्यान देना, तो इसकी जगह एफ एक्स आ गया और एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2f(x) बन गया। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू एफ एक्स का नेगेटिव है तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों कटकर 0 आ जाएगा। तो उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके आपको बताया है। और ये फिर से मैं डबल टिक लगा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैंने 1 मार्क के प्रीवियस ईयर के सारे MCQ कह लो, या मैं हर लेक्चर में ये बात आपको बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह लो, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो वहाँ से आप 1 मार्क के कर लें। -a to a एफ एक्स डी एक्स, अगर ये एफ एक्स इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर x की जगह -x रखो और फंक्शन बिल्कुल भी चेंज ना हो तो इवन फंक्शन होता है, तो ये इंटीग्रेशन 0 to a का डबल हो जाएगी। नीचे और ऊपर सेम लिमिट है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये सारा रिजल्ट इस फंक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर फंक्शन इवन है तो 0 to a होके डबल हो जाएगा। अगर ये फंक्शन ओड है, यानी कि f ऑफ -x माइनस ऑफ एफ एक्स है, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी। अगर ये ना इवन है ना ऑड है तो फिर हमें जनरल किसी और तरीके से उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये 3 तो पहली बिल्कुल ही सिंपल है, इनका तो कोई ज़्यादा यूज होना ही नहीं है, इसका तो होना ही नहीं है। इसको कभी कभार हम उल्टा करने में यूज करते हैं, इसको मॉडुलस फंक्शन में बहुत यूज किया जाता है, ब्रेक करके मॉडुलस फंक्शन की इंटीग्रेशन निकालने में। मेन ये दो ज़्यादा 95 से 99% तक इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अब जल्दी से हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। 1 मार्क के NCERT के तो सारे करने ही हैं, प्रीवियस ईयर का रिवीजन अगर आपने करना है तो उन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, शेयर भी कर दिया करें। अब हम जल्दी से रिवीजन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हैं। कई बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैडम इन क्वेश्चंस को करने के बाद, सैम्पल पेपर करने के बाद हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो बेटा, इतने सारे क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, प्लस आप दोनों सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। और 1% तो देखो कहीं ना कहीं चांस रहता है कि प्रिडिक्शन तो मैं भी नहीं कर सकती, बट ये सिर्फ एक अनुमान है जिसके आधार पर आप भाई 80 में से 80 नहीं तो 75 प्लस 70 to 80 के बीच में बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। इतने क्वेश्चन करने के बाद तो सारे सिलेबस पर आपकी कमांड हो जाती है, ठीक है। तो चिंता ना करें, फटाफट बस आपने अपना रिवीजन करते चले जाना है, क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यू विल सर्टेनली गेट गुड मार्क्स। तो देखिए भाई फटाफट, पहला है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का ना आपका सैम्पल पेपर के सेट A में भी आया है, वो भी मैं साथ साथ बताऊँगी। 0 to π/2 sin क्यूब एक्स बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। दिखने में बड़ा मुश्किल लगता है, 2014 में, 2017 में, 2020 में ये क्वेश्चन आया है। ये एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, 0 to a, जो मैंने यहाँ टिक की थी, याद कर लो, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं और 0 to π/2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स, a माने लिमिट, लिमिट कितनी है π/2, तो हर जगह π/2 माइनस एक्स लगा देते हैं, साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स। और भाई क्यूब ही है ना, ये मुझे ऐसा ध्यान था कि 3/2 है, नहीं क्यूब है। और फिर से भाई साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स और कॉस क्यूब π/2 माइनस एक्स डी एक्स। एक बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, साइन 90 माइनस थीटा कोस होता है, तो ये बन गया कोस क्यूब एक्स।
ये बन गया cos क्यूब x और ये हमारा बन गया sin क्यूब x dx। फर्स्ट को और सेकंड को जरा ध्यान से देखो, 0 to π/2 0 to π/2 दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। हम करेंगे 1 + 2, लेफ्ट में i + i 2i है, दोनों सेम लिमिट में है इसलिए ऐड हो सकते हैं। नीचे साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब है, यहाँ भी है, तो इसको हम लिख देंगे साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x। तो इधर ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब, इधर आ जाएगा कॉस क्यूब। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 बचेगा, केवल 1 की इंटीग्रेशन होती है x। लिमिट है 0 to π/2 जो कि बनेगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी π/2 - 0 यानी π/2। 2i की वैल्यू π/2 आई है, 2 को उधर ले जाओ तो i की वैल्यू π/4 आ जाएगी। तो क्वेश्चन लंबा लग रहा होगा, इतना लंबा नहीं है, वर्बल है इस टाइप के क्वेश्चन तो। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर के सेट ए में 9th क्वेश्चन है जो मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ क्यूब की जगह क्या दे रखा है, अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट और यहाँ भी अंडर रूट। तो बिल्कुल सेम लाइन पर ये वाला क्वेश्चन है जो मैं करवा भी चुकी हूँ और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अब इसी प्रॉपर्टी पर आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, 0 to 5 √x √5 - x। तो अब आपने फिर से यही प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है, तो ये आपका बन जाएगा बेटा 0 to 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 5 - x कर देना है, यहाँ भी 5 - x, और यहाँ ध्यान दो 5 - x की जगह 5 - x माइनस माइनस प्लस 5 से 5 कट गया, केवल √x रह गया। इसको और इसको ऐड करोगे तो बिल्कुल वही फंडा आ जाएगा, 0 to 5 डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, और जब इनको ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में भी वही टर्म आएगी जो कि कटकर 1 हो जाएगी। 1 की इंटीग्रेशन x 0 to 5 - 0 यानी 2i की वैल्यू 5 और i की वैल्यू 5/2 हो जाएगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में आया था जो कि आपका था 0 to a और √a - x, जो कि मैं सॉल्व भी करा चुकी हूँ और आप इस तरीके से इसको सॉल्व भी कर सकते हो। और अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि 50, ये भी मैंने बताया 2020 में आया है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 15 में 17 में और 19 में आया है। अब दोनों लिमिट सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। मैंने बच्चों को ये भी बता रखा है, अगर आप मेरे लेक्चर रेगुलर देखते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आ रहा है ना तो 99% इसका आंसर 0 आएगा। अभी भी मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी, क्या प्रॉपर्टी थी फिर याद कर लो, -a to a fx dx में अगर ये इवन है तो डबल ऑफ fx बन जाएगा, और अगर ये ओड है तो 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको चेक करो, जो हमारा फंक्शन है वो है sin 5x cos 4x। ओड इवन चेक करने के लिए x की जगह -x रखो, तो जब आप यहाँ रखोगे sin -x की पावर 5, 5 cos -x इज टू पावर 4, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस की पावर 5 है तो ओड है तो बाहर आ जाएगी। cos -थीटा cos थीटा बराबर होते हैं cos 4x। तो जब हमने f को नेगेटिव रखा तो ये पूरे के पूरे फंक्शन का नेगेटिव आ गया, यानी ऑड है, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन हमने वर्बल कर देनी है, कितनी आ जाएगी 0। ये तो आपने बताना है कि ये ऑड फंक्शन है, फिर आपने लिखना है कि इंटीग्रेशन क्या है 0 है। ऐसा ही एक क्वेश्चन सैम्पल पेपर में आया हुआ है, -π/2 to π/2 sin 7x। तो sin 7 भी ऑड होता है, आप देख लीजिएगा, तो आपकी इंटीग्रेशन वहाँ भी क्या बन जाती है 0 बन जाती है। कुछ और देखते हैं क्वेश्चन, चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं आगे। ये 2017 का है, 0 to π/2 dx by 1 + cos x। अब अगर हम इसमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं a - x, तो ये साइन में बदल जाएगा, तो भी बात वहीं की वहीं रह जाएगी। इसको आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करना है कि 1 + cos x का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, 2 cos² x/2। आइडेंटिटी समझ आ गई, 2 को बाहर ले लो,
1/2। ये सारा देखो अलग अलग तरीके हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट भी आ सकता है। तो भाई प्रॉपर्टी तो काम कर नहीं रही, प्रॉपर्टी काम नहीं करे तो अपना नॉर्मल तरीके से करो। अब नॉर्मल तरीका क्या कहता है कि प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एक है प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की, जो कामयाब नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, कोस स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, ये बन गया सीकेंड स्क्वायर x/2। और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, टेंजेंट x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 बिटवीन द लिमिट्स 0 to π/2। 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ लिमिट रखो, अपर लिमिट π/2 रखोगे, एक 2 पहले से है, टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट 0, 1 माइनस 0, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब इस पे देखो माइनस π/4 से π/4, तो एकदम हमारे दिमाग में वही आइडेंटिटी आएगी कि भाई ऑड या इवन देखे, लेकिन ये फंक्शन ना ऑड है ना इवन है, क्योंकि यहाँ माइनस लगाओगे तो 1 माइनस साइन आएगा, तो फंक्शन के इक्वल तो आएगा नहीं। तो जब इवन और ऑड नहीं है तो मैंने क्या बताया था, जब कोई फंक्शन इवन और ऑड नहीं है तो उसे हमने अपने नॉर्मल तरीके से करना है। नॉर्मल तरीका या तो आइडेंटिटी लगाओ, और आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की 1 + sin x की तो कोई बनती नहीं है, तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई। ठीक है, लिमिट आपकी साथ साथ चलेगी, कहीं भी नहीं छोड़ना है। ऊपर आ गया 1 माइनस sin x, नीचे ध्यान देना a² माइनस b², 1 माइनस sin² x, जो कि बन जाएगा cos² x माइनस π/4 to π/4, 1/cos² हो जाएगा secant स्क्वेयर, sin/cos ये बन जाएगा secant x टेंजेंट x dx। इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट टेंजेंट है, इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट सीकेंट है। -45 to 45, एक बार पूरे में 45 रखना, माइनस लगा के भाई पूरे में 45, माइनस लगा के पूरे में -45 सॉल्व कर लेना। 6th क्वेश्चन आप कहोगे कि दोनों इकट्ठे क्यों लिख दिए, तो ये जो 6th क्वेश्चन है ये आपका प्री बोर्ड का है, और मैंने प्री बोर्ड का पूरा सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपका सेट बी का है, 1 मार्क का है, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने सेट बी कराया नहीं है, लेकिन MCQ सारे मैंने करा रखे थे, ये मैंने वहाँ भी करा रखा है, ध्यान से देखना। केवल 1 नंबर का है, वर्बल सा क्वेश्चन है। -90 to 90, तो एकदम मैं बार बार कहती हूँ कि जब 1 मार्क का आए तो 99% आंसर 0 होता है, लेकिन ये पूरे का पूरा ऑड फंक्शन नहीं है। आप इसमें -x रखोगे तो यहाँ तक नेगेटिव आएगा, ये बच जाएगा, तो आप इसके 2 हिस्से कर लो, -90 से 90 अलग, ये पूरा जो मैं इस ब्रैकेट में मैंने कहा था ब्रेक कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, dx, और फिर बेटा -90 से 91 dx। ठीक है, ये ऑड फंक्शन है, इसकी पूरे की इंटीग्रेशन बन जानी है 0, और यहाँ 1 की इंटीग्रेशन बन जानी है x -π/2 to π/2, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, ध्यान देना 90 + 90 कितना हो जाएगा, पाई, ओनली पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा अलग था इसलिए ले लिया था। अब 2 क्वेश्चन जल्दी से मॉडुलस के देख लेते हैं। ये वाला हमारा सैम्पल पेपर के सेट बी में आया था, क्योंकि मैंने सेट बी नहीं कराया इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले रही हूँ, और मैंने आपको बताया था कि वो लिमिट ब्रेक वाली जो आइडेंटिटी है वो हम इसमें यूज करेंगे मॉडुलस में। मॉडुलस फंक्शन आप सबको पता होना चाहिए। अगर मैं मॉडुलस ऑफ x - 1 की बात करती हूँ, तो अगर इस मॉडुलस के अंदर वाली टर्म 0 या 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव है, अगर इसके अंदर वाली टर्म 0 से लेस है तो ये नेगेटिव है। इसको और ज़्यादा ओपन करूँ अगर मैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर x 1 या 1 से बड़ा है तो इसने एज इट इज रहना है, लेकिन अगर x 1 से छोटा है तो इसने 1 माइनस x हो जाना है। अब हमारे क्वेश्चन की लिमिट 0 से 4 है, 0 से 4 है, 1 पे ब्रेक है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, 0 to 1 कर लेते हैं, और हम इसको 1 to 4 कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? ब्रेक कर सकते हैं, A to B लिमिट है तो उसको A to C और C to B कर सकते हैं। अब 0 से 1 का मतलब 1 से कम, 1 से कम है तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो अपना ही नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉडुलस का साइन हटकर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x dx,
और 1 to 4 यानी 1 से ग्रेटर में हमारा फंक्शन रह जाएगा x माइनस 1 dx। अब कुछ भी नहीं रह गया, इसके इंटीग्रेशन कर दो x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 0 to 1, इसकी कर दो x स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 4, अपर लिमिट रखो 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 0, इसमें अपर लिमिट रखो तो 4 चौक 16 बाई 2 8 माइनस 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो ठीक ही आएगा। और ये वाला क्वेश्चन 2013 में आया है, वैसे तो ये मिसलीनियस का है लेकिन डिस्कस करने में कुछ नहीं जाता, CBSE के बच्चों को भी अगर वो देख रहे हैं तो उनको भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो ज़रा जल्दी से देखो, अब इंटीग्रेशन 1 से 4 है लेकिन 3 पार्ट्स हैं 1 2 3, तो तीनों पे इसको ब्रेक देना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लूँगी, 1 to 2 पूरी की पूरी टर्म ले ली मैंने, फिर मैंने 2 से 3 तक पूरी की पूरी टर्म ले ली, और फिर मैंने 3 से 4 तक पूरी की पूरी टर्म ले ली। क्लियर है? 1 से 4 तक था, मैंने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 किया। अब ध्यान दो, ये वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से कम है। 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन 2 से कम है तो ये नेगेटिव है, और 2 से कम है तो 3 से भी कम है, तो ये दोनों तो नेगेटिव आ जाएंगे। अब हमने इनका मॉडुलस खोलना है, सिर्फ यही चीज़ समझने की है कि ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मैं उल्टा बोल गई शायद, 2 से लेस है, हाँ ठीक बोल गई, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो बनेगा x माइनस 1, लेकिन ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये भी अपना नेगेटिव हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और पूरे की इंटीग्रेशन। अभी मॉडल समझाया है मैंने आपको। दूसरे इंटरवल में आ जाओ, 2 to 3, 2 to 3 का मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा है तो x माइनस 2 पॉजिटिव है, तो x माइनस 2 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और x माइनस 3 का मतलब है इधर करोगे तो वो -1 से बड़ा यानी नेगेटिव आएगा, तो वो वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। और इसको देखोगे जब हम 2 से 3 में आते हैं, भाई देखो ना, एक सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है कि अगर x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, अगर x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव है। जब मैं x माइनस 2 की बात करती हूँ, अगर x 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, और अगर x 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव है। और जब मैं x माइनस 3 की बात करती हूँ, अगर x 3 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, और अगर x 3 से छोटा है तो ये हमारा नेगेटिव है। आगे बात समझ में? तो पहले इंटरवल में तो यही चलेगा हमारा। अब जो वैल्यू हमारी 2 से बड़ी है x की वैल्यू, तो 1 से तो बड़ी है ही, जो वैल्यू 2 से बड़ी है तो वो 1 से तो बड़ी है ही, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा दूसरे इंटरवल में 2 से बड़े में, लेकिन 3 से छोटी है तो ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे और वो लास्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब तीसरे इंटरवल में आ जाओ, 3 से 4 के बीच में, जो 3 से बड़ा है वो 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, तो तीनों ने पॉजिटिव ही रहना है। और ये अब आपने पहले इसको सॉल्व करना है अलजेब्रिकली, और फिर उठा के इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो ये आपका मिसलिनियस का था, ये बनेगा, देखो भाई x से तो x कट गया, और 3 + 2 5, 5 में से 1 गए, ये बन गया 4 माइनस एक्स dx, 1 से 2 तक। x से x कट गया, और -2 और -1 -3 और +3 कट गया, केवल x बचता है। ठीक है, और लास्ट वाले पे आ जाओ तो x x x 3x, 3 और 2 5 और 1 6 dx, 3 इंटीग्रल बन गए, इनको इंटीग्रेट कर देना, लिमिट पुट कर देना, यू आर डन। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 2019 का है, ये 2019 में आया है भाई। 2 नंबर में ज़्यादा लंबा आएगा तो नहीं, बट हम इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 36 से, NCERT से ही है, मिसलिनियस से भी नहीं लिया है मैंने।
0 to π/2 log sin x dx। 0 to a देखते ही आपने प्रॉपर्टी लगा देनी है, 0 to a f(x) इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x। तो यहाँ पर साइन की जगह आपने लगा देना है π/2 माइनस x dx। ये आपका बन जाएगा 0 to π/2 log ऑफ cos x dx। इन दोनों को ना ऐड कर दो एज यूजुअल, 1 + 2 हो जाएगा 2i। बहुत ध्यान से, 0 to π/2 log ऑफ साइन x पहली ब्रैकेट में है और log ऑफ cos x दूसरी ब्रैकेट में है। log m + n log mn हो जाता है, ध्यान देना। तो ये बन जाएगा log sin x cos x dx। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, sin 2x। log m/n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n dx। इंटीग्रेशन की लिमिट को अगले स्टेप में दोनों पर आप अलग अलग कर सकते हो, जो कि बन जाएगा -0 to π/2 log 2 dx। ये इधर चल रहा है 2i, इसकी तो log 2 बाहर आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी सिंपल। इस पे फोकस करो। फिर हम लगभग वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। 2x को t पुट कर दो तो 2 dx dt हो जाएगा, यानी कि dx हो जाएगा dt/2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट भी चेंज होती है। जब x 0 है तो t भी 0 है, लेकिन जब x π/2 है तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई आ जाएगी। तो जो ये पहले वाला इंटीग्रल है, ध्यान देना है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 2i, ये देख लो भाई ध्यान से, ये हो जाएगा 0 to π हो जाएगा, π/2 की जगह पाई। ये बन जाएगा log ऑफ साइन t dt, और dt के नीचे हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है -0 to π/2 log 2 dx। ये लगभग वहाँ तो पहुँच गए हैं, लेकिन हमारी अभी क्या दिक्कत है कि लिमिट में चेंज है थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है जो बहुत कम यूज होती है कि 0 to 2a f(x) dx आपका होता है 2 times 0 to a f(x) dx अगर f of 2a माइनस x और f(x) बराबर हो। ध्यान देना, 2a का मतलब पाई, पाई 90 का इवन मल्टीपल है, 90 दूनी 180। अब यहाँ आ जाओ, log साइन ऑफ, यहाँ लगा दूँ मैं पाई माइनस x, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये log साइन x बन गया। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो इसको इस लिमिट में मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। 1/2 पहले से है, लेफ्ट में 2i है। ये जो लिमिट है ये बन जाएगी 0 to π/2 और 2 बाहर आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा log ऑफ साइन t dt। इसको सॉल्व कर लो साथ के साथ, 1 की इंटीग्रेशन x आएगी 0 to π/2। ध्यान देना, अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था वेरिएबल चेंज, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगले स्टेप में आप यहाँ x लगा देना, यहाँ dx 2 से 2 कट गया 2i, और ये वही बन गया जहाँ से हमने शुरू किया था। और माइनस log 2 इंटू π/2 माइनस 0, i को इधर ले आओ, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के लिए हम इसकी होप नहीं कर सकते हैं। तो HBSC के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सिंपल क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करना, जो प्री बोर्ड में सैंपल में आए हैं या इससे पहले मैंने आपको करवाए हैं। लेकिन अगर मैं हरियाणा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 6 मार्क्स का आता है,
उसमें आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में से चॉइस गिवन है। जो सैम्पल पेपर्स थे उसमें दोनों ही चॉइस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से दे रखी थी, लेकिन मैंने बोला है कि प्री बोर्ड में थोड़ा पैटर्न चेंज है तो हमें चेंज के लिए तैयार रहना है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसकी मैं यहाँ केवल स्टेटमेंट लिखने जा रही हूँ क्योंकि प्री बोर्ड मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है, तो वो शायद मैंने वहाँ लिखा भी था 0 to पाई x sin x बाय 1 प्लस कॉस स्क्वेयर x dx। ये 6 मार्क्स में आपका प्री बोर्ड में दे रखा है। तो जिन बच्चों की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिनकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे कमांड नहीं है तो उनको इसकी कमांड करनी पड़ेगी। मे बी कि आपको एक चॉइस डेफिनेट इंटीग्रल से मिल जाए, तो उसके लिए थोड़े से 2-4 इन लॉन्ग क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स को मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। हमने काफ़ी कर लिया है, 6 मार्क्स का मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। अब हम चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल को देखते हैं। और ये एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल भी नहीं है बल्कि एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ही है, इसलिए मैंने इसको डेफिनेट इंटीग्रल के साथ ही यहाँ पर आज लिया है। तो एक छोटी सी बात जो आपने समझनी है कि अगर a to b fx dx अगर हम किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 7 में ही आ जाती है ये बात, एरिया अंडर द कर्व। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल और कुछ नहीं, अगर ये हमारा fx फंक्शन का ग्राफ है, मान लीजिए कि ये हमारा fx का ग्राफ है, ये a है और ये b है, तो इस इंटीग्रेशन से जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलती है वो एक्चुअल में इस कर्व के A और B पॉइंट के बीच में कवर होने वाले कंप्लीट एरिया को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल का पहला टॉपिक ही होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। और अगर उस कर्व को हम विद रिस्पेक्ट टू x, देखो y और fx एक ही होते हैं, तो a to b y ऑफ dx, कर्व की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालें, उसको a से b के बीच में इंटीग्रेट कर दें, तो वो उस कर्व और x एक्सिस और a और b के बीच के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात? लेकिन कुछ कर्व ऐसे होते हैं, 2-4 बातें अब आपने यहाँ ध्यान रखनी है कि कई बार मान लीजिए ये कर्व है आपका, ये 0 है, ये a है, ये b है या c है, कुछ भी है। अगर मैं ऐसे स्ट्राइप्स, देखो मैंने यहाँ से चलना शुरू करना है, ऐसे ऐसे 0 से चलते चलते मैं कहाँ तक चली गई, a तक, तो मेरा पूरा एरिया कवर हो गया। लिमिट मेरी x एक्सिस के अलोंग है। तो अगर इस कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल कर 0 से a के बीच में इंटीग्रेट कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी में ऐसे चलना शुरू करूं, 0 से चली, मैं ऐसे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 से चलते हुए मैं कहाँ तक गई, b तक, मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यहाँ पर लगा दी, तो भी यही एरिया आ रहा है हमारा। तो इससे क्या पता लग रहा है कि अगर मैं इस कर्व में से x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू y में आएगी, y की वैल्यू x में आनी है, और इसको विद रिस्पेक्ट टू y इस लिमिट में 0 to b में इंटीग्रेट करूं तो दोनों इसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सीधा से एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि x² + y² = a² से एनक्लोज्ड जो एरिया है उसको निकालो। ये क्या है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस a है। ठीक है, यहाँ मैं बना रही हूँ, जैसा भी बने ये सर्कल है। ठीक है भाई, सेंटर 0 0 है, रेडियस a है, तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी -a और ये माइनस, ये पूरा एरिया आपने बताना है। लेकिन ये तो सिमेट्रिकल है, एक सिंपल सी बात है, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। अगर मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल कर 4 से गुणा कर दूं तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब मेरी बात को समझना कि हम सर्कल का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं और हम सर्कल का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करें या इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y करें तो दोनों आंसर सेम आएंगे। अब ये बात कई बच्चों को समझ नहीं आती कि y, भाई y क्या है, x का फंक्शन है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो ना। आपको एक कर्व दिया जाएगा जिसके अंडर एरिया आपने निकालना है, अगर तो उस कर्व में से y की वैल्यू निकालो, वाई स्क्वायर को यहीं रखो, इसको इधर ले जाओ, दोनों तरफ अंडर रूट करो तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। लेकिन मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रही हूँ तो y की वैल्यू है पॉजिटिव, तो मैं यहाँ रखने जा रही हूँ, देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स 0 to a। कल के लेक्चर में ये फॉर्मूला मैंने कराया है, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a और बिटवीन द लिमिट्स 0 to a। अपर लिमिट रखो, a रखोगे यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ a रखोगे a/a 1 साइन इनवर्स 1 π/2 होता है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटू π/2 और 0 रखोगे तो ये पूरा 0, तो ये एरिया आ गया a स्क्वायर π/4। ये केवल पहले क्वाड्रेंट का एरिया आया है। जब आप इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा πa स्क्वायर, और सर्कल का एरिया यही तो होता है πr स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को अगर आप x वाले मेथड से करते हो, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो भी बिल्कुल यही प्रोसेस चलेगा और यही आपका आंसर आएगा। तो आपने क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी समझनी है। सीबीएसई वालों को मैं बता दूं, सेकंड एक्सरसाइज एरिया बिटवीन टू कर्व्स आपका नहीं है, हरियाणा बोर्ड वालों का दोनों है, ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स भी है। तो लेकिन 8.1 में भी आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस आपके भी, एरिया और लाइन, कर्व और लाइन के बीच का एरिया उसमें इंक्लूड हो रहा है। आपने क्या समझना है कि जो भी कर्व आपको दिया गया है, सबसे पहले तो आपको उसका रफ स्केच ड्रॉ करना है। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड एरिया आपसे पूछा गया है उसको हाईलाइट कर लेना है। फिर आपने देखना है कि जो आपकी लिमिट्स अवेलेबल है वो एक्स एक्सिस पर हैं या वाई एक्सिस पर हैं। अगर लिमिट्स एक्स एक्सिस पर अवेलेबल हैं, मैंने रफ कर दिया, नहीं किया, तो ये वाला आपने लगाना है, a to b जो भी लिमिट है वो आ जाएगी। मैंने तो बाई चांस 0 लिया था तो a to b y dx आ जाएगी। और अगर वो कर्व ऐसा है कि वो y पर भी लिमिट दे रहा है तो a to b x dy हमारी लिमिट निकाल के हम एरिया निकाल सकते हैं। जो बिलो एक्स एक्सिस एरिया है या नेगेटिव में एरिया है वो 99% आपको सिमेट्रिकल मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो लिमिट आपने यहाँ से यहाँ तक ले लेनी है या यहाँ से यहाँ तक पूरी आपने इकट्ठी ले लेनी है। समझ में आ रही बात? मेन आपने ये समझना है कि जब भी ये डेफिनेट इंटीग्रल आपको दी जाती है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन से एक्स एक्सिस तक का एरिया, अगर वाई डी एक्स कर रहे हैं, ये वाई डी एक्स है, उस लिमिट के बीच में हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो इसमें सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है। ये 4 मेन कर्व आपके यूज़ हो रहे हैं जो कि हम +1 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर में पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो जिनको कर्व की नॉलेज नहीं है वो वहाँ से देख लेना। कुछ 2-4 क्वेश्चन हम इसके देखते हैं। भाई HBSC में तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका 6 मार्क्स में ही आएगा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन। CBSE में 4 मार्क्स तक में आपका आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ आप इसको देख लीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक तो आपका आया है 2020 में। दूसरा मेरी बात सुन लो कि प्रैक्टिस पेपर या सैम्पल पेपर के सेट बी में भी है, क्योंकि सेट बी मैंने अभी नहीं कराया है। तो मैं यहाँ हर सेट बी का हर चैप्टर का क्वेश्चन मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। 5 क्वेश्चन हमारे, सुन लीजिए, सेट ए में हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मैं करवा चुकी हूँ, और मेरा जो प्री बोर्ड है उसमें 1 क्वेश्चन आया है वो भी मैं करवा चुकी हूँ। 3 और 2 क्वेश्चन मेरे सेट बी में हैं जो कि मैं आपको साथ साथ यहाँ कराऊंगी। तो 5 क्वेश्चन तो अगर आप ये कर लेते हो अच्छे से तो बहुत बड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 1 क्वेश्चन अभी भी सर्कल का मैंने करा दिया है, 1-2 और अलग से हम देख लेंगे। पहले तो इसकी स्टेटमेंट को समझो। एक तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका मिसलीनियस में से है।
मिसलिनियस में से है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है। तो एप्लीकेशंस के लिए आप मिसलिनियस को भी देख लीजिएगा। ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। ये एलिप्स है और ये एक लाइन है, और दोनों के बीच में जो स्मॉलेस्ट एरिया है वो आपने बताना है। तो क्योंकि 6 मार्क्स का है तो अच्छे से थोड़ा सा आपने लिख के भी आना है कि फर्स्ट वन जो मैं बोल रही हूँ वो अब आप लिख लेना। फर्स्ट कर्व इज एन एलिप्स, और कौन सा एलिप्स है? विद मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस मेजर है, तो जो हमारा एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर होता है, तो ए स्क्वेयर 9 है तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी स्क्वेयर 4 है तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये तो है हमारा एलिप्स। एक रफ डायाग्राम, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना है कि फाइंड क्या करना है, उसके बाद उसका एक रफ का मतलब गंदा नहीं होता, रफ का मतलब होता है कि पेन की हेल्प से भी आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये एलिप्स बन ही गया, समझ लीजिएगा आप, क्लियर है। अब मेजर एक्सिस में ए की लेंथ 3 है तो ये कोऑर्डिनेट्स 3 0 हैं, ये -3 0 है, और ये कोऑर्डिनेट्स आपके 0 2 है, ठीक है भाई। एलिप्स से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब लाइन है दूसरी, सेकंड इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इस लाइन को भी वहाँ खींचना पड़ेगा। तो इससे टेबल बनाओ। क्या टेबल बनाओ कि जब x 0 है, ख़त्म हो गया, उधर जाएगा y की वैल्यू 2 है, जब y 0 है, ख़त्म हो गया, उधर जाएगा x की वैल्यू 3 है, x 3 y 0 x 0 y 2, यहीं से ये लाइन हमारी जा रही है, तो ये बन रही है हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। L1 L जो भी आप नाम दो। अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से, ये पूरा एलिप्स और ये लाइन है। अगर लाइन और एलिप्स के बीच में छोटा एरिया की बात करें तो ये है, ये सारा एरिया भी लाइन और एलिप्स के बीच में है, लेकिन इसने बोला है कि छोटा एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन। तो एक्चुअल में हमने ये निकालना, और बहुत 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 ही आसान क्वेश्चन है अभी, ठीक है। कैसे आसान है देखो जरा जल्दी से। आपको मैंने बता दिया कि कोई भी कर्व को हम एक सर्टेन लिमिट में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वो एरिया अंडर द कर्व है। अब अगर मैं यहाँ से ये ब्लू कलर की स्ट्राइप्स लगानी शुरू करती हूँ तो ये मैं एलिप्स के नीचे नीचे 0 से 3 तक स्ट्राइप्स लगा रही हूँ, तो ये जो ब्लू कलर का एरिया है इतना सारा वो एलिप्स के नीचे का है, 0 से 3 तक, ये 3 है, लाइन से कट गया है। और अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन के नीचे 0 से स्ट्रिप्स लगानी ऐसे शुरू करती हूँ तो ये लाइन के नीचे का एरिया आ जाता है 0 से 3 तक। अगर मैं इस कंप्लीट ब्लू एरिया में से ये रेड एरिया माइनस करती हूँ तो मेरा ये रिक्वायर्ड एरिया ही तो बच जाएगा। इज इट डन? देखो भाई, 2 कर्व के मिक्सचर से जो एरिया आएगा ना वो या तो एक में से दूसरे को घटा के आएगा या एक में दूसरे को ऐड करके आएगा। सिंगल कर्व का एरिया मैंने बता दिया था x² + y² = a² का, उसमें ना कुछ माइनस करना है ना कुछ प्लस करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एरिया है भाई, बहुत डिटेल में लिखूंगी नहीं, मेरा पर्पज है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। डिटेल्स के लिए आप लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हो जहाँ मैंने डिटेल लेक्चर करवा रखे हैं। डिजिटल बोर्ड हो तो मैं और भी डिटेल में करवा सकती हूँ, बट नहीं है मेरे पास। तो अभी हम इसी से काम चलाएंगे कि रिक्वायर्ड एरिया 0 से 3 के बीच है, जिनमें एलिप्स ऊपर है, तो ऊपर वाले एरिया में से y ऑफ एलिप्स में से अगर मैं y ऑफ लाइन को घटा दूं तो मेरा वो जो स्मॉलर पार्ट है, जो मेरा ये वाला पार्ट है, वो आ जाएगा, ठीक है। अब काम क्या रह गया? एलिप्स की इक्वेशन में से y निकालो, लाइन की इक्वेशन में से y निकालो और इंटीग्रेट कर दो, बस यही काम है। तो इसको ज़रा ध्यान से करना। y² / 4 = 1 - x² / 9, 9 LCM ले लो तो यहाँ चला जाएगा, 4 को यहाँ से हटा दो, यहाँ चला जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट करते हो तो 2/3
√9 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगी। y की वैल्यू एलिप्स से हमने पॉजिटिव पार्ट लेना है, नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहाँ आ जाओ, ये ले लो भाई, y/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/3, 3 एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 उधर चला गया तो y की वैल्यू आ गई 2/3 इंटू 3 माइनस x हो गया। ये एलिप्स में से y की इक्वेशन आ गई, ये लाइन में से y की इक्वेशन आ गई, इनको यहाँ पुट करो और इंटीग्रेट कर दो। अब ध्यान से देखना, एलिप्स में 2/3 है, ठीक है, और ये है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। लाइन में भी बाय चांस 2/3 है और 3 माइनस एक्स, क्यों ना मैं दोनों में से 2/3 को बाहर ले दूं, पेन चेंज करती हूँ भाई मैं, दोनों में से क्यों ना मैं 2/3 को बाहर ले दूं, तो ये जो मेरी इंटीग्रेशन बनती है वो ये बन जाती है। अब भाई इसको उठा के इंटीग्रेट कर दो, लिमिट पुट कर दो, मुझे कुछ रब करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा देखते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, अभी अभी कराया ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, थोड़ा यहाँ करते हैं उस एरिया को। देखो 2/3 बाहर है, ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। आगे इंटीग्रेशन -3 सीधा ले रही हूँ कि इंटीग्रेशन हो गई -3x और माइनस माइनस प्लस x की इंटीग्रेशन हो गई x²/2 बिटवीन द लिमिट्स 0 to 3। ठीक है भाई, अब देखो 2/3 अपर लिमिट पुट कर दो 3, यहाँ 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 3 रखोगे तो 9/2 साइन इनवर्स 1, यहाँ 3 रखोगे -9, यहाँ 3 रखोगे 9/2। ये सारा मैंने रखा अपर लिमिट। लोअर लिमिट 0, यहाँ 0 रखोगे ये 0, साइन इनवर्स 0 0, ये 0 और ये भी 0। सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। 2/3 इंटू, ध्यान देना भाई, 9/2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, 2 9 जा 18, 18 में से 9 गया -9/2, 9/2 9/2 बाहर ले लो, कॉमन आ जाएगा, 2/3 ऑलरेडी बाहर है, अंदर बच जाएगा π/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 इंटू π/2 -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तभी कर सकते हो, देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, तो अगर इंटीग्रेशन में याद नहीं होगा तो यहाँ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ आया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जिसकी मैंने यहाँ प्रैक्टिस करा दी है। एक और देखते हैं। देखो बेटा, सर्कल का एक एग्जाम्पल मैंने अभी आपको करा दिया, एलिप्स का करा दिया, एलिप्स एंड लाइन का, और जो आपका सेट ए है, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ, सेट ए में ट्राइंगल का एरिया भी आ चुका है, जहाँ वर्टिसेस दे रखे थे उनसे लाइन की इक्वेशन निकाल कर ट्राइंगल बनवाया था और उसका एरिया भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो एलिप्स हो गया और भाई सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, एक ये पैराबोला, पैराबोला का भी सेट ए में आ चुका है, लेकिन मैं फिर से करा रही हूँ, ये थोड़ा सा अलग है कि इन दोनों कर्व्स के बीच का एरिया आपने निकालना है। तो y = x², ऑब्वियसली पैराबोला है लेकिन अपवर्डेड है, जब x का स्क्वायर हो तो वो y के सिमेट्रिक होता है, तो ये पैराबोला हो गया जिसका वर्टेक्स 0 0 है। और y = mod x का मतलब इसकी वैल्यू x भी होती है और -x भी, तो इसका जो ग्राफ होता है 11th में आ जाता है, ये दोनों क्वाड्रेंट्स को 45 पर बाइसेक्ट करती हुई दो लाइंस होती हैं हमारी। ठीक है, इनके बीच का एरिया हमने निकालना है, तो ये एरिया और ये एरिया हमने फाइंड करना है। क्लियर हो गई बात? अब दोनों में सिमेट्री है तो हम लेफ्ट वाले एरिया को छोड़ देंगे, राइट वाला एरिया निकाल कर उसका कर देंगे डबल, इसको नाम दे दो OABC, OABC, ओ एरिया हम निकाल लेंगे।
अब ये तो हो गया 0 0, लेकिन हमें ये पॉइंट तो नहीं पता, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये वो देखो इधर वाली जो लाइन होती है वो y इज इक्वल टू एक्स होती है, इधर वाली जो लाइन होती है वो y इज इक्वल टू माइनस एक्स। जहाँ पर ये पैराबोला और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वो पॉइंट है, तो वो निकाल लो। इंटरसेक्शन का पॉइंट अपना एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में भी आ जाता है। तो ये एक कर्व है और ये दूसरा, इसमें से y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो x क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर, x को उधर ले जाओ, ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, x कॉमन ले लो, x माइनस 1, या तो x 0 है या x माइनस 1 0 है, तो या तो x 0 है या x 1 है। ठीक है भाई, या तो x 0 है या x 1 है। तो जब हमारा x 0 है, जब हमारा x 0 है तो इसमें पुट करो y भी 0 आ जाएगा, वो तो ये पॉइंट हो गया। और हमें तो x ही चाहिए, y की तो जरूरत ही नहीं है। जब x 1 है तो y भी 1 आएगा, मतलब जहाँ ये काट रहा है ना ये 1 है। ठीक है, अब आपने 0 से 1 के बीच में एरिया निकालना है। अपर कर्व कौन सा है, लाइन है। लोअर कर्व कौन सा है, पैराबोला। बिल्कुल अभी अभी एलिप्स में बताया वही चीज़ है। अपर कर्व ये पूरा है और माइनस लोअर कर्व करोगे तो वो कौन सा है, ये पैराबोला वाला है। तो बिल्कुल सिंपल सा हमारा जो टोटल एरिया है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो टोटल एरिया है, ये डबल वगैरह करना मत भूल जाना, वो डबल है कौन से एरिया का, एरिया ओ ए बी सी ओ का। और ओ ए बी सी ओ 0 से 1 तक है y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला dx। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व भी आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 0 2 1। लाइन में से y की वैल्यू निकालो तो इधर केवल x आएगी, पैराबोला की x स्क्वेयर आएगी। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये बन गया एक्स स्क्वेयर बाय 2, ये बन गया एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 1। अपर लिमिट पुट कर दो, 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट रखोगे 0 आ जाएगा। 3 में से 2 गया, 1/6 आएगा, ये 2 इंटू 1/6 काटोगे तो 1/3 आपका टोटल एरिया आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अभी ये क्वेश्चन जो मैं लेने जा रही हूँ 2011 में, 18 में और 20 में आया हुआ है। मुझे थोड़ा अलग लगा इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, और ये मिसलिनियस का है, एग्जाम्पल नंबर 13। ध्यान से सुन लो। प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, ये दोनों कर्व डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 3 इक्वल पार्ट्स। आप अपनी मिसलिनियस उठा सकते हो, उसका है एग्जाम्पल नंबर 13। मुश्किल बिल्कुल नहीं कहूँगी मैं। ये क्या कहता है कि इन 4 लाइनों से एक स्क्वेयर बन रहा है। ठीक है, 4 लाइन क्या हैं, x इज इक्वल टू 0 तो ये लाइन हो गई, x इज इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई, y इज इक्वल, उल्टा बोल गई मैं, x इज इक्वल टू, ये तो है y इज इक्वल टू 0, ये है y इज इक्वल टू 4, ये है x इज इक्वल टू 0, और भाई ये आपका हो जाता है x इज इक्वल टू 4। ये बन गया x स्क्वेयर हो गया। ये पैराबोला है y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, जो कि आप देख लो ऐसे बनेगा यहाँ पर होते हुए। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके का। और x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y बनेगा एक अपवर्डेड पैराबोला, जो कि 100% यहीं से जाएगा। ये डायग्राम बनाने से पहले आपने ये बात वेरीफाई कर भी लेनी है कि y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y कहाँ कहाँ काटेंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, x स्क्वेयर बाय 4 आएगी, इसमें पुट कर दो। x स्क्वेयर बाय 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, x की पावर 4, 4 का स्क्वेयर 16, उधर जाएगा 64x, 64 को यहाँ लाओ, x कॉमन लो तो x क्यूब माइनस 64 0, x 0 x क्यूब 64, इसका मतलब x की वैल्यू 4 है। तो ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को 0 पे और 4 पे काटेंगे। डायग्राम बहुत बढ़िया नहीं बना है, थक भी जाती हूँ मैं इतनी देर तक आपका लेक्चर बनाते बनाते, और आप पता नहीं लाइक भी करते हो या नहीं करते हो, सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो। तो ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो।
ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के हो रहे हैं भैया 3 हिस्से और तीनों बराबर है। एक तो ये बीच वाला, ठीक है, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला। अब ये देख लो, ये पैराबोला है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, ये है x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। अब मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको कराऊंगी। सबसे पहले इस फर्स्ट एरिया को ले लेते हैं। ये जो हमारा एरिया नंबर 1 है, ये इस पैराबोला के नीचे है 0 से 4 तक, और ये कौन सा पैराबोला है, ये वाला, ठीक है। इसको नाम दे लो ना, ये पैराबोला नंबर 1 और ये पैराबोला नंबर 2 है। तो पैराबोला नंबर 2 के नीचे का एरिया है कितने से कितने तक, 0 से 4 तक। पैराबोला नंबर 2 में जो y की वैल्यू है वो कितनी है, एक्स स्क्वेयर बाय 4 dx, तो 1/4 एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हो गई एक्स क्यूब बाय 3, ये हो गया 1/4, 4 3 जा 12, और 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 64, 4 पे कट जाएगा, 16/3 आ जाएगा फर्स्ट एरिया, ठीक है। अब आ जाओ बीच वाले पे, ऊपर वाला नहीं निकाल रही मैं, ऊपर वाले को मैं बाद में देखती हूँ, नहीं तो इसको बल्कि रहने दो, इसको रहने दो, इसको निकालो। इसको कैसे निकालोगे, अरे ऐसे ले लो भैया, ऐसे ऐसे ले लो, बताया था मैंने कौन सा का पैराबोला है, ये फर्स्ट पैराबोला। तो इधर ले रहे हो तो y की लिमिट ले रहे हो, तो यहाँ से x की वैल्यू लेनी है, x dy 0 से 4 तक, ये वाला पैराबोला, और यहाँ से x की वैल्यू है y स्क्वेयर बाय 4, तो ये आ जाएगा y स्क्वेयर बाय 4 dy 0 से 4। इन दोनों को देख लो, बिल्कुल सेम है, तो ये आ जाएगा 16/3। और पूरे स्क्वायर का एरिया निकालो, कितना आएगा 4/4 16, 2 एरिया निकाल लिए, 16 में से दोनों को घटा दो तो तीसरा आ जाएगा। तो तीसरा एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 16/3 प्लस 16/3, 16 16 32, 16 माइनस 32/3, 16 3 जा 48, ये भी कितना आ जाएगा 16/3। तो जो तीनों के तीनों एरिया हैं वो हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, यानी इन दोनों पैराबोला ने स्क्वायर के एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक आधा क्वेश्चन वैसे ही मैं रफली आपको बता रही हूँ कि सर्कल और पैराबोला आपको दे दिया कोई, और उनके बीच का एरिया आपने निकालना है। एक रैंडम आइडिया मैं 2-4 क्वेश्चन के आपको दे रही हूँ। मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax का एरिया निकालो। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये वाला उल्टा बोल के मैं, ये तो ये पैराबोला बन जाएगा और ये हमारा ये वाला सर्कल बन जाएगा, और इनके बीच में जो एरिया आ रहा है वो ये सारा आ रहा है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ तक का एरिया हम निकालेंगे, ऊपर का इसको कर देंगे डबल। अब ऊपर का एरिया आपने बड़े ध्यान से समझना है कि कैसे निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है 0 से यहाँ तक का पैराबोला के नीचे है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो सर्कल के नीचे है। ये 0 है, ये a है, ये शायद a/√2 आएगा। जरूरी नहीं आपको a वाला क्वेश्चन मिले, हो सकता है यहाँ 16 हो और यहाँ पर भी 16 आ जाए, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 0 to 4। तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन दोनों की इंटरसेक्शन से आपको मिल जाएगा। फिर 0 से यहाँ तक आपने पैराबोला के नीचे का एरिया निकालना है, प्लस यहाँ से यहाँ तक आपने सर्कल के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है। तो ये एक आइडिया था। इस तरह के 1-2 आइडिया और दे देती हूँ मैं। एक 2020 में आया हुआ है भाई ये क्वेश्चन कि y cos x है और 0 से 2 पाई के बीच में मतलब एरिया निकालना है। तो थोड़ा सा आप इस पे ध्यान देना। हमें पता है कि फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो ये 0 और ये 90, ये 80 और ये 3π/2 और ये 2 पाई। 0 से पाई तक वैल्यू ऐसे चलती है, π/2 से 3π/2 तक नेगेटिव चलती है,
और 2 पाई पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, यहाँ तक चलेगा। और आपने जो एरिया निकालना है, क्वेश्चन समझ लो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। ये कर्व हो गया, ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई ना, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, तो x इज इक्वल टू 0 ये हो गया। अब ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू 0, और ये वाला हमारा एरिया है, और ये वाला हमारा एरिया है जो हमने कैलकुलेट करना है। ये आपका मिसलिनियस का एग्जाम्पल भी है। वैसे तो बिल्कुल आसान है, वैसे तो बिल्कुल आसान है, 0 टू 2 पाई कॉस एक्स डी एक्स लगेगा एक बार में कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको ब्रेक करना है। 0 टू 90 कॉस एक्स पॉजिटिव रहता है, 90 टू 270 यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाता है, और 270 टू 360 कॉस पॉजिटिव हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देना और फिर सॉल्व करना। अभी अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब रिपीटिशन कमी हो रही है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ 8.1 और 2 दोनों के मिला के, तो फर्स्ट, थर्ड, 11th, 12th, 7th और 14th एग्जाम्पल आए हुए हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 13 आया हुआ है एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में। 8.2 का 2nd, 5th और 6th क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ही 7 है जिसमें 5 लॉन्ग हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। मिसलिनियस बहुत ज़्यादा आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15 और 13, 14 एग्जाम्पल। तो अभी तो मैं लेक्चर को यहीं कंक्लूड करूंगी, आप इन क्वेश्चंस को करके देखें। 8.1 एंड 2 आर फुल्ली अपलोडेड ऑन माय चैनल। जहाँ तक मिसलिनियस की बात है वो मैंने नहीं कराई है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें मैंने 13th, 14th करा दिया, बीच में से 2-3 क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ, तो उनको आप ट्राई करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से कुछ आपकी प्रॉब्लम्स की वीडियो अलग से बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, अपने डाउट्स चैप्टर वाइज लिख दें, तो सभी चैप्टर्स का एक कंबाइंड डाउट का लेक्चर मैं अलग से भी अपलोड कर दूंगी। और भी कोई आपका सजेशन हो, आप चाहें कि किस तरह का लेक्चर मैं अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में लिख सकते हो। अगर मैं पॉसिबल हुआ देन आई विल डू। और ये लेक्चर यहीं कंक्लूड करेंगे। इफ़ यू लाइक देन शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।